एंडोमेट्रोसिस अगर डायग्नोस हो गया है, हम लोग सबसे पहले एंडोमेट्रोसिस में देखते हैं कि क्या ग्रेड है डिजीज का। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 अलग अलग ग्रेड्स की डिजीज होती है। जनरली बहुत अर्ली स्टेज में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हार्मोनल ट्रीटमेंट पिल्स से या इंजेक्शन से उसकी जो डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसको हम रोकें और उसको अकॉर्डिंगली जितनी जल्दी हो, जैसे अगर अनमैरिड लड़की है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चा जितनी जल्दी हो अपना करियर कंप्लीट करके शादी करके और फैमिली प्लानिंग करे। पर जैसे आजकल की जनरेशन है, डेफिनेटली आप एक 21 साल की लड़की आ रही है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम तुरंत शादी कर लो, बच्चे कर लो। तो ऐसे केसेस में हम लोग को उस बच्चे को वी हैव टू कंसिडर oocyte फ्रीजिंग ऑल्सो, कि उनके एग्स को, उनके अगर हमें लग रहा है एंडोमेट्रोसिस का ग्रेड बढ़ सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो फिर इस दौरान उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग उनको oocyte फ्रीजिंग की तरफ गाइड कर सकते हैं। पर शादीशुदा लेडीज़ हैं और उनमें हमें दिख रहा है कि उनका कोई बड़ा ओवेरियन चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रोमा है। ये एंडोमेट्रोमा क्या होता है? ये जैसे ब्लड अंदर जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि एंडोमेट्रोसिस में ब्लीडिंग उल्टी पेट के अंदर होती है, तो वो ब्लड जाके वो ओवरी में जाके अपनी जगह बना लेता है, और जैसे हर बार माहवारी में बाहर शेडिंग होती है, ब्लीडिंग होती, वैसे ही वो एक टॉपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू अंदर पेट में भी ब्लीडिंग करने लगता है। तो जहाँ जहाँ वो एंडोमेट्रियल टिश्यू चिपका होता है, चाहे वो ट्यूब पे चिपका है, चाहे वो ओवरी में चिपका है, चाहे वो आंतों में चिपका है, या यूरिनरी ब्लैडर पे चिपका है, वो वहाँ ब्लीड करता है। और वो वहाँ जहाँ ब्लीड करता है वहाँ वो इन्फ्लेमेशन करता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं। तो कई बार तो बॉडी अपने आप ब्लड और इन्फ्लेमेशन को कवर कर लेती है, पर कई जगह नहीं होती ब्लड निकलने की। जैसे ओवरी में अगर जमा हो रहा है तो वो इकट्ठा होता जाता है ब्लड, तो वो एक चॉकलेट सिस्ट बना देता है। अच्छा, छोटा मोटा चॉकलेट सिस्ट है 2.5-3 सेंटीमीटर का, तो जो बाकी ओवरी को डैमेज नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग सर्जिकली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसको सर्जिकली ठीक करने के चक्कर में नॉर्मल ओवेरियन स्ट्रोमा भी डिस्टर्ब हो जाता है और नॉर्मल अंडे भी बनने बंद हो जाते हैं। परंतु अगर बहुत बड़ा चॉकलेट सिस्ट है जो पूरी ओवरी को कवर कर रहा है और उसमें अच्छे अंडे बना भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो फिर हम लोग उसमें लेप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी करके उसकी ओवरी को, एंडोमेट्रोमा को रिमूव करते हैं, और आसपास के एरियाज को भी देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सब गम्ड अप होने लगता है। पेल्विक ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, जैसे ओवरीज बड़ी हो जाती तो वो आपस में चिपक सकती हैं, ट्यूब्स ओवरीज चिपक जाते हैं, तो इसकी वजह से पूरी एनाटमी जो पेल्विक ऑर्गन की है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये मेन एक कॉज बन जाता है बच्चा ना आने का, क्योंकि जो एग निकल रहा है ओवरी से वो ट्यूब में जा ही नहीं पा रहा, बीच में जाले हैं या बीच में इतना इन्फ्लेमेशन है कि वो एग वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को सर्जिकल इंटरवेंशन ऐसे केसेस में करना पड़ता है। इवन अगर हमें आईवीएफ करना है, जैसे कई बार हमसे कपल्स पूछते हैं कि मैम हम तो आईवीएफ के लिए ही जाना चाहते हैं, तो हम क्यों अपना सर्जरी कराएं इसका एंडोमेट्रोसिस के लिए? तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट में इस समय इतना बड़ा अंदर कोई एंडोमेट्रोमा है या चॉकलेट सिस्ट है, या अंदर कोई बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लेमेटरी पेन हो रहा है। तो अगर हमें दिखता है कि नहीं, हाँ चॉकलेट सिस्ट बहुत बड़े साइज़ का है और हमें एग रिट्रीवल में, oocyte रिट्रीवल में प्रॉब्लम आ सकती है आईवीएफ में, तो ऐसे सिस्ट को पहले ठीक करके तब हम आईवीएफ में जाएं तो बेटर ऑप्शन रहता है। पर यदि छोटा एंडोमेट्रियोमा, छोटी सिस्ट है, या कोई और हमें एडिशन छोटे मोटे दिख रहे हैं, तो उसको लिए हमें सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्ट्रेट अवे आईवीएफ करके उनको जितनी जल्दी बच्चा कंसीव कराएं उतना ही उनके लिए लाभान्वित होता है।